हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी इस सीरीज के अंदर मल्टीविटामिन सीरीज में राजस्थान जीके का पूरा पोर्शन लिया जाता है। करंट, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी। तो इसी कड़ी में आज नई क्लास लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो चलते हैं क्लास की तरफ। आज हम आपके लिए क्या लाए हैं, तो देखते हैं पहली स्लाइड में क्या है। राजस्थान करंट में आज पढ़ेंगे अपन जल जीवन मिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थान करंट। ठीक है, तो प्रदेश में अब तक 42.14 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं। आपको याद रखना, जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी तब राजस्थान में महज 10% कनेक्शन ही उपलब्ध थे। आपको याद रखना, ठीक है। भौगोलिक परिस्थितियों वाले हमारे राज्य के लिए ये एक उपलब्धि है। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान में नल कनेक्शन देने में देश में 12वां स्थान है। कौन सा स्थान है, एग्जाम में छपेगा कि भाई जल जीवन मिशन के तहत जो नल कनेक्शन दिए गए उसमें पूरे भारत में राजस्थान का 12वां स्थान है। और वैसे भी राजस्थान में देखो पानी की बहुत कमी है, फिर भी राजस्थान ने पानी के क्षेत्र में बहुत अच्छा अपना योगदान दिया है। ठीक है, तो जल जीवन मिशन के तहत बजट खर्च में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पे। अब ये भी आपको याद रखना, देखो नल कलेक्शन देने में 12वें स्थान पे है और जबकि जल जीवन मिशन के तहत जो बजट खर्च करने में राजस्थान दूसरे स्थान पे। ये भी आपको याद रखना है। देखो दो सवाल हो गए छपने वाले। तीसरे सवाल की बात करते हैं। राज्य में नल कनेक्शन में झालावाड़ जिला प्रथम स्थान पे है। ये भी आपको याद रखना है अभी। ठीक है, जल कनेक्शन देने में राजस्थान का जो झालावाड़ जिला है वो प्रथम स्थान पे है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। खर्च के अंदर मैंने बता दिया आपको कौन सा दूसरे स्थान पे है, और जबकि पूरे देश में नल कनेक्शन देने में राजस्थान का जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, 12वां नंबर है। ये आपको याद रखना है। अगली बात करते हैं इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत। देखो इसके अंदर क्या है भाई कि इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के प्रथम चरण की शुरुआत हो चुकी है। आपको याद रखना है। ठीक है, कब शुरुआत हुई, बिल्कुल तारीख आपको याद रखनी है, एग्जाम में छपेगा 5 जून 2023। सब्सिडी का जो पहला चरण है उसकी शुरुआत हो गई है 5 जून 2023 को। दूसरा, 500 रुपए प्रति माह सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, ये भी सवाल बन सकता है। 76 लाख परिवार लाभान्वित होंगे, ये भी आपको याद रखना है। तो इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के प्रथम चरण की शुरुआत मैंने आपको बता दी 5 जून 2023 को। इस अवसर पर प्रदेश भर में लाभार्थी उत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, प्रथम चरण में योजना से जुड़े परिवारों के खाते में सब्सिडी ट्रांसफर की गई है। प्रथम चरण में 14 लाख परिवारों के खातों में 60 करोड़ की सब्सिडी जारी की गई। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कितने लाख परिवार है, 14 लाख परिवार है। कितनी सब्सिडी है भी, 60 करोड़ की सब्सिडी जो कि जारी की गई है। नेक्स्ट, राजस्थान भूगोल के अंदर आप जो पढ़ने वाले हैं, हम जो राजस्थान की नवीनतम पशु जनगणना उसके बारे में पढ़ने वाले। देखो राजस्थान में जो पशु जनगणना होती है वो प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। कब होती है, प्रत्येक 5 साल के अंदर होती है, प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर होती है। कौन करवाता है, राजस्व मंडल और पशुपालन विभाग द्वारा करवाई जाती है। तो राजस्थान में 16 जुलाई 2017 को पशु जनगणना की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, और आंकड़े कब आए थे, अंतिम आंकड़े जो आए थे 16 अक्टूबर 2019 को जारी की गई थी। आपको याद रखना है अंतिम आंकड़े। भाई शुरुआत तो पशु जनगणना की 16 जुलाई 2017 को हो गई थी, तो आंकड़े जो आए थे 16 अक्टूबर 2019 को आए थे। ये गणना प्रथम बार डिजिटल पशु गणना, आपकी बार जो पशु गणना हुई थी वो डिजिटल थी। कैसी थी, डिजिटल थी। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आएगा ये। राज्य में कुल 56.8 मिलियन यानी 5.68 करोड़ पशुधन है, उसमें से 146.23 लाख कुक्कुट है। ठीक है, ये आपको याद रखना। सबसे ज्यादा जो कुक्कुट है कितने, 146.23 लाख कुक्कुट है। 19वीं पशु गणना 2022 में पशुधन की जो संख्या थी वो कितनी थी, आपको याद रखना है 5.77 करोड़। ठीक है, और अभी कितनी हो गई है, तो 56.8 मिलियन यानी 5.68 करोड़, यानी कमी हुई है, आपको याद रखना। ठीक है, या 5.77 है या 5.68 है। तो इस प्रकार 20वीं पशु गणना में जो कमी हुई ना, ये एग्जाम में पूछेगा आपको। 1.66% की कमी हुई। कितनी कमी हुई, 1.66% की कमी आई है। राजस्थान का पशु घनत्व कितना है, 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना। ठीक है, कितना है, 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व दौसा में और राजसमंद में 292। ये भी आपको याद रखना है कि सर्वाधिक पशु घनत्व कौन से दो जिलों में, दोनों में बराबर है, दौसा और राजसमंद। फिर डूंगरपुर की बात कर ले तो डूंगरपुर का जो है 289। ठीक है,
राजस्थान में न्यूनतम पशु घनत्व जो है जैसलमेर के अंदर भी, राजस्थान में न्यूनतम पशु घनत्व का है जैसलमेर के अंदर 83 है, फिर बीकानेर में 102 है, फिर चूरू की बात कर ले तो 110 है, ये भी आपको याद रखना। सर्वाधिक पशु घनत्व जो कि दौसा में और राजसमंद में कितना है 292, जबकि न्यूनतम पशु घनत्व की बात कर ले तो जैसलमेर में है, उसके बाद बीकानेर, फिर चूरू के अंदर है। अगली बात करते हैं अपन, राज्य में सर्वाधिक पशुधन क्रमशः बाड़मेर में है, आपको याद रखना। सर्वाधिक पशुधन का बाड़मेर के अंदर कितना पशु है 53.66 लाख पशुधन जो कि बाड़मेर में है, और तथा जोधपुर में 35.90 लाख है, दूसरे नंबर पे जोधपुर है। सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जोधपुर में, जबकि न्यूनतम पशुधन की बात कर ले तो धौलपुर में 5.29 लाख है। सबसे कम पशुधन जो कि राजस्थान के कौन से जिले में पाया जाता है, तो सबसे कम पशुधन राजस्थान के धौलपुर में कितना है 5.29, ठीक है, तो आपको याद रखना है। देश के कुल पशुधन का 10.58% पशुधन राजस्थान में है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपेगा कि पूरे देश का कितना पशुधन राजस्थान के अंदर है, तो 10.58% पशुधन राजस्थान में उपलब्ध है। या देश का 7.20% गोवंश है, ये भी आपको याद रखना। गोवंश कितना है राजस्थान में, देश का 7.20%, भैंस 12.47% और 14% बकरी और 10.64% भेड़ है और 84.43% ऊंट उपलब्ध है, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय उत्पादन में राज्य का योगदान दूध उत्पादन में 12.6% है और ऊन उत्पादन में 34.46% है। और अभी नवीनतम आंकड़े भी आगे, दूध बढ़कर 15.5 हो गया, आपको याद रखना है, ठीक है, और ऊन भी बढ़ गया है नवीनतम आंकड़े के तहत दोनों में। ऊन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पे आ गया और दूध उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पे आ गया, ठीक है। नए गणना के आंकड़ों के मुताबिक 2012 के मुकाबले में गायों की जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है आपको याद रखना है, 4.41 यानी 4.41% गायों में वृद्धि हुई है। भैंसों की बात कर ले तो 5.53% वृद्धि हुई है, जो कि सर्वाधिक है। और खरगोश की जनसंख्या की बात करें तो 21.51 वृद्धि हुई है, और मुर्गा और मुर्गी की बात करें तो 82.23% वृद्धि हुई है, ये भी आपको याद रखना है। ऊंट की जनसंख्या में कितनी कमी हुई है, 34.69%, और जबकि घोड़ों की जनसंख्या में 10.58 और बकरी की जनसंख्या में 3.81% की कमी आई है, ये भी आपको याद रखना है। अगली बात करते हैं, देखो मैं सारणी आपके पास लाए, सारणी के अंदर सीधा सीधा लिखा है, एक तरफ पशु, फिर कुल जनसंख्या, फिर देश में स्थान, फिर देश में सर्वाधिक, फिर राज्य में सर्वाधिक, फिर राज्य में न्यूनतम। तो बकरी जो है कुल कितने मिलियन है, 20.84 मिलियन है। देश में बकरी के मामले में राजस्थान का प्रथम स्थान है, ये आपको याद रखना है। देश में सर्वाधिक राजस्थान के अंदर, राज्य में सबसे ज्यादा जो बकरी पाई जाती है बाड़मेर में, सबसे कम बकरी पाई जाती है धौलपुर में, ये आपको याद रखना। गाय कितने मिलियन, 13.9 मिलियन है गाय। देश में स्थान छठा है, ये आपको याद रखना भाई। गायों के मामले में राजस्थान का जो देश में स्थान है वो छठा है, और सर्वाधिक देश में पश्चिम बंगाल के अंदर है, और राज्य में सर्वाधिक बात करें तो उदयपुर में, न्यूनतम बात करें तो धौलपुर में। फिर भैंस की बात कर ले तो भैंस जो है 13.7 मिलियन है। देश में भैंसों के मामले में राजस्थान का दूसरा स्थान है, ठीक है, पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद दूसरा राजस्थान का है। सर्वाधिक भैंसें राजस्थान में जयपुर जिले में पाई जाती है, और न्यूनतम भैंसें जो है जैसलमेर में पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। भेड़ों की बात कर लेते हैं तो कुल कितनी भेड़ है, 7.9 मिलियन, और देश में स्थान कौन सा, चौथा सर्वाधिक भेड़ है तेलंगाना में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भाई, तेलंगाना। और राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक भेड़ है, तो बाड़मेर में सर्वाधिक भेड़ है और बांसवाड़ा में न्यूनतम भेड़ है, ये भी आपको याद रखना है। ऊंट की बात कर लेते तो 2.13 मिलियन, देश में प्रथम स्थान पर है ऊंट के मामलों में राजस्थान। सर्वाधिक जो ऊंट पाए जाते हैं राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं, जैसलमेर में, और न्यूनतम ऊंट जो है प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, प्रतापगढ़ में। गधों की संख्या देख ले अपन 0.23, और पहला स्थान पे राजस्थान, सर्वाधिक गधे राजस्थान के अंदर, और सर्वाधिक कौन से जिले में गधे पाए जाते हैं, तो बाड़मेर में सर्वाधिक गधे, न्यूनतम गधे जो है टोंक के अंदर है, ये भी आपको याद रखना। घोड़ों की बात कर ले तो घोड़े कितने हैं भाई, 0.34 मिलियन घोड़े हैं राजस्थान में। तीसरा स्थान है पूरे देश में राजस्थान का घोड़ों के मामले में, घोड़ों की जनसंख्या के मामले में राजस्थान का पूरे देश में तीसरा स्थान है। सबसे ज्यादा घोड़े उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। जिलों की बात कर ले, कौन से जिले में सर्वाधिक घोड़े, तो बीकानेर में सर्वाधिक घोड़े। न्यूनतम घोड़ों की बात कर ले तो डूंगरपुर में। देखो न्यूनतम ऊंट प्रतापगढ़ में है, जबकि न्यूनतम घोड़े जो है ना डूंगरपुर में। सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में पाए जाते हैं, सर्वाधिक घोड़े बीकानेर में पाए जाते हैं। एक बार ये आप अच्छे से याद कर लेना, वापस से बता देता हूँ। बकरी सर्वाधिक बाड़मेर में है, न्यूनतम धौलपुर में है। गाय सर्वाधिक उदयपुर में पड़ती है, न्यूनतम बिल्कुल धौलपुर में।
भैंस सबसे ज्यादा जयपुर के अंदर है, सबसे कम जैसलमेर में है। भेड़ सबसे ज्यादा बाड़मेर में है और सबसे कम बांसवाड़ा में है। ऊंट सबसे ज्यादा जैसलमेर में है और सबसे कम ऊंट जो है प्रतापगढ़ के अंदर है। गधे सबसे ज्यादा बाड़मेर में है और सबसे कम टोंक में है। घोड़े सबसे ज्यादा बीकानेर में है और सबसे कम डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूरी सारणी को आप अच्छे से याद रख सकते हो। आगे चलते इतिहास में। आज राजस्थान के इतिहास में अब बप्पा रावल के बारे में पढ़ेंगे। बप्पा रावल के जो तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे तथ्य अपन क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले इनका कार्यकाल 734 से 753 ईस्वी। इसके बाद मेवाड़ राज्य के प्रतापी शासक थे और मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, मेवाड़ राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो मेवाड़ राज्य के जो वास्तविक संस्थापक है वो बप्पा रावल है। कौन है भाई? बप्पा रावल है, ये आपको याद रखना है। इनका जो मूल नाम था वो कालबोज था भाई, ठीक है। बप्पा तो इसका विरुद्ध था, यानी इसकी उपाधि थी बप्पा की। अपराजित के बाद महेंद्र द्वितीय मेवाड़ के सिंहासन पर विराजमान हुआ था। तो इसके बाद इनका पुत्र कालभोज, यानी बप्पा रावल के जो पिताजी थे वो महेंद्र द्वितीय थे, आपको याद रखना। कालभोज जिसे बप्पा कहा जाता है वो मेवाड़ के अधिपति यानी मेवाड़ का शासक बना, ठीक है। बप्पा रावल का शासनकाल 734 से 753 तक माना जाता है। बप्पा के इष्ट देव एक लिंगजी थे। एक लिंगजी के मुख्य पुजारी हारित ऋषि के आशीर्वाद से सन 734 में बप्पा रावल ने मौर्य राजा मान मोरी, क्या नाम है भाई? मान मोरी, मान मोरी से चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता था। बप्पा रावल प्रथम गुहिल शासक, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल आपको याद है। बप्पा रावल जो है प्रथम गुहिल शासक थे जिसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए। कौन से सिक्के चलाए भाई? सोने के सिक्के चलाने वाला जो मेवाड़ का शासक था वो बप्पा रावल था। एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, वापस से छपेगा, आप इसको अच्छे से याद कर ले, अपने नोट्स में लिख ले। स्वर्ण सिक्कों का जो वजन होता था वो 115 ग्रेन होता था। कितना होता था? 115 ग्रेन। सिक्कों पर शैव धर्म के चिन्हों का अंकन से ज्ञात होता है कि बप्पा रावल शैव धर्म के अनुयायी थे भाई। कौन से धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी थे। उनके गुरु ऋषि हारित पाशुपात संप्रदाय के साधु थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना कि हारित ऋषि का जो संबंध है कौन से संप्रदाय से? पाशुपात संप्रदाय से। बप्पा ने संप्रदाय के एक लिंगजी को अपना आराध्य देव बनाया तथा उनका मंदिर कैलाशपुरी में बनवाया। कई बार पूछा गया एक लिंगजी का मंदिर कहाँ है, तो कैलाशपुरी में है, ये आपको याद रखना है। बप्पा ने एकलिंगजी को मेवाड़ का राजा और स्वयं को उनका दीवान घोषित किया था। ये आपको याद रखना है कि एकलिंगजी का दीवान कहते थे जो मेवाड़ के शासक थे। उस समय गुहिलों की राजधानी नागदा रही थी भाई। क्या रही थी? बप्पा रावल के काल में जो राजधानी थी वो नागदा थी। नागदा उदयपुर में बप्पा का निधन हुआ और उनका दीवान घोषित नागदा उदयपुर में बप्पा का निधन हुआ। और बप्पा की समाधि स्थल और बप्पा का समाधि स्थल जो बना हुआ वो नागदा के अंदर ही बना हुआ, आपको याद रखना है, ठीक है। सीवी वेद ने बप्पा की तुलना चार्ल्स मार्टल से की है। बप्पा को रावल की उपाधि हारित ऋषि ने दी थी, ये आपको याद रखना। रावल की उपाधि किसने दी थी? हारित ऋषि ने दी थी। आठपुर के लेख में कालभोज बप्पा को सूर्य के समान तेजस्वी और आबो अभिलेख में अपने वंश के शाखा में मुकुटमणि के सदृश्य बताया है, ये आपको याद रखना है भाई। कौन से? आठपुर का जो लेख है उसमें तो सूर्य के समान बताया, जबकि आबो अभिलेख की बात कर ले तो उस शाखा में मुकुटमणि के सदृश्य बताया है। बप्पा ने संभवतः 753 ईस्वी में संन्यास ग्रहण कर शासन अपने पुत्र खुमान प्रथम को सौंप दिया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, बप्पा का पुत्र था खुमान प्रथम, फिर इनको शासन दिया। नेक्स्ट आज हम जो बात करने वाले हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में जो चर्चित महिलाएं हैं जिनका राजस्थान में आजादी में जो योगदान था, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कालीबाई। डूंगरपुर में 13 वर्षीय भील बालिका जी ने डूंगरपुर में रास्तापाल ग्राम की पाठशाला में अपने अध्यापक सेगाबाई को मुक्त कराने के प्रयास तो रियासती सैनिकों ने गोलियों से छलनी कर दिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। ये पूछा जाता कि रास्तापाल कांड कब हुआ था, तो कई बार एग्जाम में आया हुआ, कई बार सन पूछा है, कई बार पूरी तारीख भी पूछी है। तो 21 जून 1947 को रास्तापाल कांड के दौरान कालीबाई जिनका निधन हो गया था कि रियासती सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी थी, ठीक है। गेप सागर के निकट पार्क में शहीद कालीबाई की मूर्ति प्रतिष्ठित है, ये भी आपको याद रखना। कहाँ मूर्ति बनी हुई इनकी? तो गेप सागर के पास। गेप सागर कहाँ पड़ता है? ये डूंगरपुर में पड़ता है अपना, ठीक है, ये आपको याद रखना। ये भी सवाल पूछा हुआ गेप सागर वाला, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अंजना देवी चौधरी, यहाँ से भी कई सवाल बने, आरएस में भी बना, वीडियो प्री में भी बना, एसआई में भी इनसे सवाल पूछा। तो अंजना देवी चौधरी का जो संबंध है
वो कहाँ से है और इनके जो महत्वपूर्ण तथ्य है क्या क्या है उनको अपन पढ़ते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी यानी राम नारायण चौधरी की पत्नी थी, ये आपको याद रखना, ठीक है। राम नारायण चौधरी की पत्नी थी जिन्होंने अपने पति के साथ अपनी सारी संपत्ति राष्ट्रीय सेवा के लिए गांधी जी के सामने अर्पित कर राष्ट्र की सेवा का संकल्प लिया था। प्रथम कांग्रेसी महिला जिसने सामंती अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह किया था, ये भी आपको याद रखना। उन्होंने बिजोलिया में 500 महिलाओं के जुलूस का नेतृत्व करते हुए गिरफ्तार की गई थी। ये भी पूछा गया कि कौन सी महिला को बिजोलिया आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया, तो अंजना देवी चौधरी को। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 में दौरान 6 महीने का कारावास हुआ था, ये भी आपको याद रखना, 6 महीने का कारावास। शायद ये आरएस प्री 2021 वाले पेपर में पूछा हुआ सवाल है, आया हुआ सवाल है, एग्जाम में छपा हुआ सवाल है। ये राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला भी थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन है, तो अंजना देवी चौधरी, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। उन्होंने 1939 में सीकर में सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया था। अगली बात कर लेते हैं नारायणी देवी वर्मा की। राजस्थान की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जो कि माणिक्यलाल वर्मा की धर्म पत्नी थी, जिनका महिला स्वतंत्रता सेनानी में अग्रणी स्थान था। इनका जन्म मध्य प्रदेश के सिंगोली ग्राम में हुआ था। उन्होंने देश के प्लेग यानी महामारी के दौरान बहुत सहायता की। 1939 में वर्मा जी के जेल जाने पर मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन किया था, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। यानी मेवाड़ प्रजामंडल में जो कि नारायणी देवी वर्मा जुड़ी हुई थी प्रत्यक्ष रूप से। उन्होंने 14 नवंबर 1944 को भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना करी थी। ये सवाल इंपॉर्टेंट बन सकता है आपका, ठीक है, एग्जाम में। कब भाई महिला आश्रम की स्थापना तो भीलवाड़ा में करी, कब करी, 1944 में। 1952-53 में उन्होंने वर्मा जी के साथ मिलकर आदिवासी कन्या महाविद्यालय की स्थापना करी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला सवाल है कि आदिवासी कन्या महाविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, तो अंजना देवी नारायणी देवी वर्मा ने माणिक्यलाल वर्मा के साथ मिलकर 1952-53 में आदिवासी कन्या महाविद्यालय की स्थापना की। 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भी बना हुआ। 1970 से 76 तक राज्यसभा की सदस्य थी, ठीक है। और 12 मार्च 1977 को इनका निधन हो गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।